वो शिक्षा की बात कर रहे हैं जो सरकारी स्कूल में दी जाती है, जिसके लिए खिचड़ियाँ बनती है। खिचड़ियाँ इस आलोक में बनती है कि गरीब लोग वहाँ पे आके पढ़ाई करें, लेकिन हम यहाँ घोटालों का दौर शुरू कर दिए हैं, जिसमें हम खिचड़ी के नाम पे, बेंच के नाम पे, फैब्रिकेशन के नाम पे, कपड़ा के नाम पे लूट खसो। जितने भी बड़े अधिकारी हैं, यहाँ तक कि डीओ, बीओ, प्रधानाध्यापक, ये इस चीज़ को सिर्फ लूट का एक जरिया बना दिए हैं। कभी भी उनके बच्चे उसमें नहीं पढ़ते हैं। वो कलेक्टर जो उसको नियम कानून बनाता है, उसका बेटा कभी भी उस सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनआउट न्यूज। अभी हम मौजूद पटना में। बताना चाहूँगा कि सदन में हर बार बजट पेश होती है। क्या वह बजट से गरीबों तक कितना लाभ मिलता है, क्या गरीब आदमी के अंदर उस बजट से क्या प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, क्या वो बजट पेश होता है तो गरीब आदमी के ज़िंदगी में क्या बदलाव आता है। बजट से जो गरीब आदमी है, जो कमज़ोर है, जो असहाय है, जो मजबूर है, क्या वो बजट से उसकी ज़िंदगी में कुछ प्रभाव पड़ता है। इन्हीं सब मुद्दे पे यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। और जो बजट पेश होती है, जो एजुकेशन में कितनी प्रभाव पड़ता है, क्या सरकारी स्कूल में आज भी मिड डे मील बना दिया गया है। सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई होती है, क्या वह बच्चे जो पढ़ने जाते हैं वह खिचड़ी के लिए पढ़ने जाते हैं, खाने के लिए पढ़ने जाते हैं, क्या वह सच में पढ़ने के लिए जाते हैं। क्या कहिएगा जो सरकारी स्कूल में इस तरह की जो मिड डे मील बना दिया गया है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। सबसे पहले जो आप बजट की बात कर रहे थे, तो बजट में क्या होता है ना कि गरीबों को तो सब्सिडी मिल जाता है, अच्छा, अमीरों को रिबेट मिल जाता है, और मिडिल मैन जो यहाँ खड़े हैं ना, उनके लिए डिबेट छोड़ दिया जाता है। आप चर्चा करिए, समझ गए। तो मिडिल क्लास के जो आदमी हो केवल डिबेट करे, बहस करे, बस हम लोग खुश हो जाते हैं। ट्रेन पकड़ना है, चल थोड़ा सा हल्ला कर लेते हैं। घरे जाना है, चल थोड़ा सा वहाँ लेके। यही है हमारे बजट का लबोलुआब। अब बात कर रहे हैं शिक्षा पे, बात कर रहे हैं बिहार के संदर्भ। शिक्षा, वो शिक्षा की बात कर रहे हैं जो सरकारी स्कूल में दी जाती है, जिसके लिए खिचड़ियाँ बनती है। खिचड़ियाँ इस आलोक में बनती है कि गरीब लोग वहाँ पे आके पढ़ाई करें, लेकिन हम यहाँ घोटालों का दौर शुरू कर दिए हैं, जिसमें हम खिचड़ी के नाम पे, बेंच के नाम पे, फैब्रिकेशन के नाम पे, कपड़ा के नाम पे लूट खसो। जितने भी बड़े अधिकारी हैं, यहाँ तक कि डीओ, बीओ, प्रधानाध्यापक, ये इस चीज़ को सिर्फ लूट का एक जरिया बना दिए हैं। कभी भी उनके बच्चे उसमें नहीं पढ़ते हैं। वो कलेक्टर जो उसको नियम कानून बनाता है, उसका बेटा कभी भी उस सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता, लेकिन खाका वो तैयार जरूर करता है। इसलिए करता है, और ये जो अभी के आलोक में जितने भी लूट खसोट करते हैं ना, उसमें सबसे बड़ा योगदान आईएएस और मंत्री का होता है। संजीव हंस पकड़ा है, कोई नई चीज़ नहीं है। 80% आईएएस पे अगर ईडी का छापा लगातार और रैंडमली पड़ना चाहिए, और 80% निकलेंगे कि इनका जो धन है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस आलोक में पढ़ाई ईमानदारी से करके आईएएस बने थे, ताकि हम लूट की योजना बना सकें। कभी उन्होंने ये नहीं कहा, अपनी सैलरी की बात तो वो करते ही नहीं है। वो बात करते हैं कि हमारा ऊपर का कमाई कितना है, इस कमाई को लेकर वो तत्पर रहते हैं। और ये कमाई का हिस्सा जिस मंत्री के नीचे काम करते हैं, कोई ऐसा मंत्री नहीं है जहां वो पहुंचता नहीं है। हम आवाज़ नहीं उठाते हैं। हम मिडिल मैन इसी तरह से चर्चा करते रहते हैं। गरीबों को 5 किलो, वो भी 4 किलो अनाज मिलता है। 5 किलो मिलता नहीं है, 1 किलो काट लिया जाता है। 4 किलो अनाज पे जिंदा रखा जाता है। तुम इसीलिए हो ही, तुम कोई गलत नहीं करता है, नेता सही कर रहा है, क्योंकि हम कभी आवाज़ उठा ही नहीं सकते। हम 4 किलो में खुश हैं क्योंकि हम अनाज मिल रहा है। अरे मरना तो कल भी था, आज भी था, आवाज़ उठा के मरेंगे। अगर ये तय कर लिया ना, तो सत्ता हिलने लगेगी, सरकारें हिलने लगेगी। पक्ष विपक्ष नेता कोई भी हो, वो सिर्फ इसलिए बैठा है कि हम कल नेता बनेंगे, आने वाला बेटा हमारा नेता बनेगा। आज तक तो वो लोग कभी जात का भी राजनीति नहीं करता है, सिर्फ अपना और अपने बेटे का। और ये लबोलुआब सब पार्टियों का है, लेकिन आम जनता, आरटीआई कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट जगाना होगा लोगों को, वरना इसी तरह हम डिबेट में पड़े रहेंगे। मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद करते रहोगे, और वो खाका तुम्हारा जो खानदान है पीछे पीढ़ियाँ पीढ़ी भीख मांगते रहेगी। इस जिंदाबाद के भाव से हटो, तुम शिक्षित करो। अगर बढ़ना होगा देश में तो शिक्षा ही एक जरिया है। तुम अपने बेटे को पढ़ाओ, तुम अपने बेटी को बढ़ाओ, और एक ही उपाय है शिक्षा। शिक्षित होके ही तुम बदलाव ला सकते हो, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। और शिक्षित होगे तो तुम सुदृढ़ होगे, और तुम सुदृढ़ होगे
समाज सुदृढ़ होगा, समाज सुदृढ़ होगा, तुम्हारा बिहार सुदृढ़ होगा, बिहार सुदृढ़ होगा तो देश सुदृढ़ होगा और डंका बजेगी पूरे हमारे दुनिया में। शिक्षा का है, वरना तुम नेताओं के पास करते रहोगे और 75 साल लग जाएंगे, कोई लबोलुआ बदलाव होने वाला नहीं है। सोचिए, सोचिए, अपने लिए सोचना शुरू करिए, कल से नहीं आज से नहीं अभी से आज सोचना शुरू कर दीजिए, कल से आवाज़ बनिए। और ये आवाज़ जब बनती है ना, ये सड़क सुनसान पड़ चुकी है तुम्हारे वीरानाओं, तुम्हारे आवाज़ से। जिस दिन तुम सड़क पे चहलकदमी के साथ, आवाज़ के साथ गुलजार कर दोगे ना अपने हक की लड़ाई करने का मतलब ही नहीं कि तुम लड़ने जाओ, तुम शिक्षित होना, तुम अपने अधिकार की बात करो और आने वाले पीढ़ियों को पढ़ाने की बात करो। क्योंकि जब शिक्षा की बात होगी ना तो स्वाभाविक है, नेता तुम्हें 4 किलो अनाज देगा लेकिन शिक्षा के लिए नहीं कहेगा कि स्कूल में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं। डांस होगा, नाच करवा देगा जिसमें गांव के गांव उठ के चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारा बेटा अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहा है कि नहीं, ना अभिभावक को ही जागृत किया गया है। और नेता को तो ये चाहते ही हैं कि तुम अनपढ़ बने रहो, क्योंकि अनपढ़ बने रहोगे तो उनका नेतागिरी चालू रहेगा। तो आप अपने आप पे सोचना होगा कि हम शिक्षा में देखें कि स्कूल में खिचड़ी के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रहा है कि नहीं। और ये 14 साल तक तुम तो आरटीई के तहत दिए हुए, कि 14 साल शिक्षा को आरटीई के तहत लिया गया है, लेकिन ये तुमको +2 तक कर देना चाहिए कि अनिवार्य शिक्षा +2 तक लेना चाहिए। क्योंकि अब उत्क्रमिक होकर +2 स्कूल बन चुका है, तो +2 तक अनिवार्य शिक्षा में ले लेना चाहिए। और हर गरीब के बच्चे के साथ साथ उस स्कूल में पढ़ाई की जो बात हो ना, वहाँ प्रधानाध्यापक से लेके पढ़ाने वाले शिक्षक से लेके डीओ, बीओ, कलेक्टर का बच्चा, जो भी सरकारी और कर्मचारी है, सबसे पहले सरकारी स्कूल में वहाँ पढ़ना भेजिए, तभी वहाँ पे बदलाव होगा। वरना हम चर्चे पे शुरू करते रहेंगे और वो खिचड़ी खिलाने का स्कूल का जरिया सिर्फ बना रहेगा और कुछ नहीं। बताना चाहूँगा कि बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहे थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। लेकिन ये बात सत्य है, अगर नेता का बाल बच्चा विदेश पढ़ता है, लेकिन आम आदमी का बाल बच्चा जो गरीब है, असहाय है, उनका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन उनको सरकारी स्कूल में पढ़ाई की जगह खिचड़ी खिलाया जाता है। और लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया? फिरोज आलम। कहाँ से हैं? सिवान। जो सरकारी स्कूल में आप लोग को बाल बच्चा पढ़ता है कि नहीं? जी नहीं। क्यों नहीं पढ़ाते हैं? अभी देखिए, सब कोई आगे के दौड़ में लगा हुआ है, क्योंकि इससे पहले मैं अपने लड़के का एडमिशन सरकारी में ही कराया था, पर वहाँ जाने के बाद देख रहे हैं, जब भी मतलब घर पे आओ तो लड़का जाओ स्कूल तो खेल ही रहा है, कूद रहा है, पढ़ाई के नाम पे खाली हल्ला चिल्ली हो रहा है। मास्टर नीचे बहस कर रहे हैं और बच्चे ऊपर खेल रहे हैं। और रह गया ये सब 1-1.5 महीना देखने के बाद मैं भी प्राइवेट में, जैसे अब और अदर लड़के हैं, उन लोग का रहन सहन बोल चाल देखने के बाद जैसा अभी चल रहा है लोगों का, वैसे डालना पड़ा। जैसे व्यवस्था को सही कौन कर पाएगा? अब देखिए, इस व्यवस्था को सही करने के लिए तो सबसे पहले आम आदमी को सही होना पड़ेगा। जब आम आदमी आवाज़ उठाएगा प्रधानाध्यक्ष से, अब एक आदमी के बोलने से कभी स्कूल सही नहीं होगा। जब हम बोलने जाएंगे तो हमारी आवाज़ वहीं दब के रह जाएगी। पर अगर एकजुट हो के जितने बच्चे पढ़े, उनके गार्जियन को शौक़ होगा कि नहीं हमको पढ़ाना है सरकारी स्कूल में, हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा सरकारी में ही देना है, तो वहाँ पे जाके सबसे पहले मोर्चा देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। उसमें जो प्रधानाध्यापक पढ़ा रहे हैं, चाहे टीचर पढ़ा रहे हैं, सही टाइम पे अपने क्लास अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पर हम लोग को उससे चाव चिंता नहीं, बस हम लोग को क्या है, और गार्जियन की भी कमी है कि भाई देख रहे हैं, अपने ऊपर लोड क्यों लें पढ़ाई का, प्राइवेट में डाल देते हैं। प्राइवेट में अच्छी पढ़ाई हो रही है, बस एक माइंड सेट हो गया है लोगों का कि प्राइवेट में अच्छी पढ़ाई होगी, सरकारी में अच्छी पढ़ाई नहीं होगी। क्या कि हमारे नेता हो गए, हमारे जो टीचर है जो उसमें पढ़ा रहे हैं सरकारी स्कूल में, उनका बच्चा एक भी आपको नहीं दिखेगा उसमें पढ़ते हुए। जब वो अपने बच्चे को सोचिए कि जब वो अपने बच्चे को उसमें नहीं पढ़ा रहे हैं, जबकि खुद के टीचर हैं, जबकि सबसे पहले उनको अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए, पर वो तो खुद नहीं पढ़ा रहे हैं, तब आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? वो तो यही सोचेगा ना कि हम भी बाहर पढ़ाते हैं। आज जो रह गया लाचार है, मजबूर है, नहीं पढ़ा सकता है प्राइवेट से, एक तो प्राइवेटेशन बहुत ज़्यादा। अब देखिए, बजट हर साल सदन में बजट जो पेश होती है भैया, उस बजट से पेश हो रहा हर साल, तो क्या उस बजट से आपकी ज़िंदगी में कुछ प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं? हाँ, जो बजट अब की पेश हुआ, हाँ, खास तौर बिहार पे 59,000 करोड़ रुपए
जो भारत सरकार ने बजट में दिया है बिहार के डेवलपमेंट के लिए, जी तो क्या 10 साल पहले यही सरकार बजट पेश किया बिहार के लिए, तो वो बजट क्या ज़मीन पर उतर सका बिहार में? वो बजट कहाँ जा रहा है? वह बजट इनके खजाने में जाता है जो बजट पेश करते हैं, और इनके नेता से लेके क्या वो बजट उन्हीं की खजाने के लिए पेश किया जाता है? ये बजट जो है ने नेता लोग अपने खजाने के लिए बजट पेश करते हैं, और वो खजाना जो ज़मीन में उतरने से पहले इनके खजाने में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं जो वित्त मंत्री बजट पेश किए, और बिहार के मामले में जो यहाँ से गठबंधन में नीतीश कुमार हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान जी हैं, शामिल हैं मंत्रिमंडल में मोदी जी के। उनसे पूछना चाहते हैं न कि बिहार में न शिक्षा पर आप बात करते हैं, न पेपर लीक पर बात कर पाते हैं, न बेरोजगारी पर आप बात कर पाते हैं, बढ़ते बेलगाम महंगाई है किस तरह भारत में, उस पर आप बात नहीं कर पाते हैं, सरकार से सवाल पूछ नहीं पाते हैं। यहाँ से जो पलायन होता है रोज़, मद्रास, चेन्नई, गुजरात के लिए लोग जाते हैं काम करने के लिए, वह रोजगार बिहार में कैसे कल कारखाना लगे, इस पर आप बात नहीं कर पाते हैं। माननीय मोदी जी कहे थे 19 में कि चीनी मिल स्टार्ट होगा, वह चीनी मिल कब स्टार्ट होगा बताइए। तो जो बुनियादी समस्या बिहार का है, जो बिहार को पिछड़ा राज्य बना के रख दिया, ये सत्ताधारी लोग जो बिहार से वोट प्राप्त करने के बाद बिहार को लॉलीपॉप थमाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को लोकतंत्र में सबक सिखाना होगा। जब तक हम सबक नहीं सिखाएंगे, जो हाल शिक्षा का यहाँ है, बिजली में देखिए कितना बढ़ोतरी है, रिचार्ज मीटर लगा दिया है घरे घरे, 5 दिन 10 दिन भी नहीं होता है, 500-1000 रुपये का बिल भरना पड़ता है। तो शिक्षा के मामले में, बिजली के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में फेलियर है सरकार। सिर्फ आईना दिखाता है कि एम्स बना दिया, इधर PMCH हो गया, इधर इंदिरा गांधी हो गया। अरे उसमें सुविधा कितना मिलता है पब्लिक को, ये तो जाके देखिए करीब से। तो मंत्री के लोग ने, मंत्री के परिवार के लोग वहाँ इलाज कराने नहीं जाते, इलाज कराने के लिए हम गरीब गुरबे लोग जाते हैं वहाँ पर। तो ये सिस्टम को चेंज करना होगा, ऐसे सामंती लोगों को हिंदुस्तान के गद्दी से उतारना होगा, तब जाके हमारा डेवलपमेंट बिहार होगा। जो बिहार पिछड़ा राज्य बना है वो कैसे आगे हो, इसके लिए सोचना होगा, परिवर्तन लाना होगा, एक नए चेहरे को लाना होगा। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ होता है मीडिया। मीडिया पूरी तरीके से बिक चुका है। सोशल मीडिया ना होता तो आज हम लोग, देश हमारा गुलाम हो जाता फिर से। आप लोग के जरिए हम अपनी बात को चाहते हैं कि प्रधानमंत्री तक पहुँचे, राज्य के मुख्यमंत्री तक पहुँचे। अब बताना चाहूँगा, हर बार सदन में बजट पेश होती है, उस बजट से गरीबों तक कितना आती है बजट का लाभ, मैंने लोगों से जानने का प्रयास किया तो लोग बता रहे हैं कि बजट तो हर बार पेश होती है, लेकिन उस बजट से गरीबों तक कुछ सुविधा नहीं मिल पाता है। जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा। अगर बजट पेश किया जाता है तो नेता के जो लोग हैं, नेता की जो बाल बच्चा है, वो बजट उन्हीं के लिए बनाया जाता है। जो बड़े पदाधिकारी है, बड़े अधिकारी है, बजट उन्हीं के लिए बनाया जाता है। बजट से आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या वो बजट नेता के लिए बनाया जाता है? सदन में जो बताया जाता है कि वो बजट हम आम पब्लिक के लिए ये बजट बना रहे हैं, क्या वो आम पब्लिक तक बजट का सुविधा कब तक मिलेगा? खाली बात किया जाएगा बजट का, ये बजट से लोगों तक कब तक मिलेगा? क्या ये बजट के नाम पर लोगों को गुमराह करेंगे? ये बजट आखिर कब तक जनता के अंदर आएगी? क्या वो बजट से हाईवे खाली बनाया जाएगा? जो बजट है वह गरीब आदमी, जो कमज़ोर आदमी है, असहाय आदमी है, दलित है, SC है, ST है, OBC है, उस बजट से उसके अंदर क्या प्रभाव आ रहा है, उस बजट से उसके अंदर क्या उत्थान आ रहा है, इसके बारे में चर्चा लोग
करते हैं, लेकिन उनकी गरीब आदमी के बजट से कोई प्रभाव नहीं आता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत।